नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं थिंक 360। आज की बातचीत में आप सभी का स्वागत है। आज बातचीत करेंगे राजस्थान में हुए 13 लोकसभा सीटों पर कैसा मतदान रहा, मतदान में क्या स्थिति रही, आगे का भविष्य क्या होगा, उन सीटों पर एनालिसिस करेंगे चुनाव के बाद का। इस बातचीत में मेरे साथ होते हैं थिंक 360 के सरपंच प्रदीप बिदावत जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। जी विशाल सर, शुक्रवार को मतदान हो चुका है। राजस्थान की 25 सीटें पूरी निवट गई है, हमारे कहते हैं ना, निवट गई है मारवाड़ी में। तो आइए उन 25 में से 12 पे हम कर चुके हैं, 13 पे बातचीत करेंगे कैसे रही। और शुरुआत करेंगे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, या कहे पूर्व मुख्यमंत्री के, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र सुपुत्र वैभव गहलोत जो लड़ रहे हैं जालोर शहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्या देख रहे हैं सर जालोर शहर में? देखिए, राजस्थान में ओवरऑल जो है पिछला जो दूसरा चरण का चुनाव हुआ उसमें 13 सीटें थी। और अगर महाराष्ट्र को छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, जहां तक मैं डेटा देख पा रहा हूं, बिहार में 60% के आसपास है, महाराष्ट्र में 62% है, उससे ज्यादा राजस्थान रहा है। बाकी जितने भी प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, जम्मू, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में भी कम है। तो 3 प्रदेश में कम रहा। राजस्थान में परसेंटेज जो है 65%, पिछली बार 68 के आसपास गया था दूसरे चरण का। अब 13 सीटों में जिन सीटों पे मतदान प्रतिशत बढ़ा है, बाड़मेर और बांसवाड़ा में कुछ पॉइंट बढ़ा है, बाड़मेर में 1.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है पिछली बार से। तो बाड़मेर में 75.93 मतलब 76% पोलिंग हुई है। अब इन दोनों में बढ़ने का कारण क्या है कि अब ये अगर दावा चुनाव आयोग करता है कि साहब हमारे यहाँ वोटर लोगों को जागरूकता, मुझे लगता है कि ये दावा यहाँ फेल नजर आता है। कैंडिडेट इंडिविजुअल मेहनत कर रहे हैं, पार्टियों की प्रतिष्ठा का अगर सवाल है तो फिर भागादौड़ी होती है। बाकी जगह लगता है कि रिजल्ट जीत रहे हैं, नॉर्मल है, तो फिर प्रतिशत नहीं है। इन सीटों को देखें, मसलन बांसवाड़ा और बाड़मेर दोनों ही जगह त्रिकोणीय मुकाबला रहा। बिल्कुल, इसके कारण वहां पे बांसवाड़ा में 74% के आसपास में 73.88% है और बाड़मेर में 75.93% है। और जालोर, जिसकी मैं हमेशा से बात करता हूं कि जालोर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, यहां प्रवासी बहुत हैं इसमें, और ईपी रेशियो ज्यादा है यहाँ का, इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो, जनसंख्या मतदाता अनुपात। ऐसे में यहाँ वोटिंग कम होती है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं, बाहर के रहने वाले लोग हैं। तो जालोर की जैसे आपने बात पूछी, तो जालोर में जो टोटल वोटिंग परसेंटेज है वो 62.89% पोलिंग जालोर में हुई है। तो ये पिछली बार से कम है। और यहां अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस से और भाजपा से लुम्बाराम चौधरी, ठीक है। पिछली बार यह मुकाबला देवजी पटेल बनाम रतन देवासी था। तो 2 बड़ी जातियों के बीच, पहले और दूसरे नंबर वाली जाति के बीच मुकाबला था। ऐसे में परसेंटेज हाई गया, कांग्रेस के प्रत्याशी ने वोट भी खासे लिए। तो यह 65.74% था पिछली बार मतदान, और ये जो है वो 2024 में आते आते ये कम हो गया। 3-3.5% वोटिंग, 3.18% वोटिंग जालोर में कम होती है। अब इसको अगर अपन एनालाइज करें कि जहां कांग्रेस के विधायक हैं जालोर में, मसलन की भीनमाल 62.38%, मसलन की रानीवाड़ा 63.95 और मसलन की रेवदर 65.84। आप इसको देखिए कि कांग्रेस वाले विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज हाई गए हैं। आबू पिंडवाड़ा सबसे ज्यादा यहां वोटिंग रही है 67.22। उसकी वजह दूसरी है, उसकी वजह यहां भी ट्राइंगल है। यहां भारत आदिवासी पार्टी का एक कोर वोट बैंक है, ओटाराम रोहिन मेघवाल जहां लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो वोट है उसके अलावा भी वोट जा रहा है। कैंडिडेट को लेके लोगों ने वोट किए हैं। अब सांचौर में भी 66% हुई है जहां निर्दलीय विधायक है। अब आते हैं बीजेपी के जहां विधायक है, सिरोही 58.10, आहोर 57.01, जालोर 63.16। यह स्थिति है भाजपा के विधायकों वाली स्थिति। तो ऐसे में लगता है कि बीजेपी के जो नेता, इलेक्टेड नेता हैं, उनकी ओर से इतना बड़ा एफर्ट नहीं हुआ। तो अशोक गहलोत 1-1.25 महीने निश्चिंत होकर ऐसे पुष्ट टिका के बैठ सकते हैं कि चुनाव अपने पक्ष में जा सकता है। तो यहां टक्कर रही है, जैसे लोगों से बात हुई है, तो वैभव गहलोत ने अच्छा चुनाव लड़ा, और इसमें बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है इन्फ्लुएंस करने में, तो उनका नाम हिमांशी गहलोत है। जिस तरीके से उन्होंने ग्लैमराइज किया चुनाव को, जिस तरीके का उनका स्पीच रहा, बोलने का तरीका रहा, लुम्बाराम अकेले अलग थलग से नजर आए हैं। वो चुनाव जीत जाते हैं
तो ये बीजेपी की बड़ी जीत कही जाएगी, लगातार 5वीं इस सीट पे। प्रधानमंत्री के आने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री के आने के बाद अच्छा फर्क पड़ा, लुम्बाराम फाइट में आए, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली की अपने कुछ फोटो डाली थी कि बिल्कुल हम उस पर पूरा विश्लेषण भी किया है जी, तो अगर लुम्बाराम जीत जाते हैं तो उसे ध्यान योग कहा जाएगा, अन्यथा ये बीजेपी के लोग नींद ले रहे थे चुनाव हार गए। हाँ। जी, तो यह जालोर का एक पूरा मामला लगता है। अच्छा, मैं प्रदीप जी जानना चाह रहा था कि आपने हिमांशु गहलोत का परिवार की, उनकी धर्मपत्नी है वैभव जी की, उन्होंने पूरा साथ दिया, लगातार घूमती रही अलग अलग स्थान पे, बिल्कुल एक तरह मोर्चा संभाला रखा। उनके परिवार के 3 लोग, यानी अशोक गहलोत इवन कैंपेन में रहे, हिमांशी खुद रही, वैभव गहलोत, और तीनों 3 दिशाओं में अलग अलग। लुम्बाराम के साथ ये लेख नजर आया कि बीजेपी के नेताओं ने भी इतना कोई वो है, वो सिर्फ मोदी के नाम पे, सिर्फ मोदी के नाम पे ये तरक्की एक्सप्रेस नाम का एक फंडा भी लाए वगैरह सारी चीजें हैं। देखना है क्या आउटकम रहता है, क्योंकि भाजपा मूल की वोट बैंक वाली सीट मानी जाती है बीजेपी, इसलिए यहाँ निश्चिंत है कि वो चुनाव जीत रही है। चलिए अगली सीट बाड़मेर पे बात कर लेते हैं। जी, बाड़मेर हॉट सीट, 75% से भी अधिक मतदान, लोग रातों तक लाइनें लगा के बैठे थे, तो बाड़मेर वाले लाठा रहे, 76% मतदान हुआ है। मुझे लगता है आजादी के बाद सबसे बड़ा मतदान जो है इस सीट पे, जिसको कहेंगे विलोड़न पैदा कर दिया, एक हलचल मचा दी। और रविंद्र सिंह भाटी आज भी धरने पे बैठ गए, उसी पे मैं आने वाला था जी। ऐसा शुक्रवार को लगातार रविंद्र सिंह भाटी का ये कहना है, आरोप है लगातार कि उनके नाम, बैलेट बॉक्स के उनके नाम के आगे व्हाइट पट्टी लगा दी गई, ठीक है, फिर उनके समर्थकों के और उम्मीदवार समर्थकों के बीच झड़प हुई, उसके बीच में कल वोटिंग भी आधे घंटे रोकी गई, प्रवासियों को रोका गया, लगातार आरोप लगा रहे प्रशासन। देखिए वो कुल मिला के क्या रहा है, ये तो मैटर जांच के। लेकिन प्रदीप जी मैं सॉरी चाहूंगा, हम है ना इतिहास से शुरू करेंगे। इस तरीके की जो रविंद्र सिंह भाटी जो जिस तरह के आरोप, क्या इतिहास में भी इस तरीके के आरोप तो चुनाव में, राजस्थान इतिहास में, राजस्थान देखिए प्रत्येक चीज उनकी रील पे थी, ऑन रिकॉर्ड पे है, तो मुझे लगता है कि वो लास्ट तक चुनाव में डिजिटली बने रहे हैं। रविंद्र सिंह चर्चा में रहे हैं लास्ट तक, उनकी टीम का जो मैनेजमेंट, जिसको माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है, कि आप चर्चा में हो या नहीं। आपका वो क्रूशियल टाइम होता है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का, बिल्कुल एजेंट बैठने से लेके लास्ट आपका पोल होने तक का। आपके लोग ऊर्जावान रहे, करो साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो जो व्यक्ति 1-1.5 बजे थक रहा है वो वापस दुगनी ऊर्जा से लड़ता है। तो वो मैनेजमेंट चुनाव में एक रहता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बाकी जगह डालता है, तो फिर एक एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है, तमाम चीजें हैं। जैसे कि जैसलमेर पुलिस का एक ट्वीट आया, बिल्कुल उसमें कि रविंद्र सिंह भाटी के भाई तुरंत यहां से जैसलमेर छोड़ें, वो प्रभावित कर रहे हैं मतदाताओं को। अगर वो अनलॉफुल प्रभावित कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको अरेस्ट करना चाहिए, पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस ट्वीट ने रविंद्र सिंह के पक्ष में ही माहौल बना दिया। बिल्कुल, तो यह चीजें जो प्रशासन भी कई बार उभरते लोगों की मदद करता है, तो मुझे लगता है जैसलमेर पुलिस प्रशासन ने ये एक अंदरूनी एक मदद ही की है रविंद्र सिंह, बिल्कुल सीधे तौर पे है। अच्छा, मैं इस पे आने वाला, और अगर इसमें अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है बायतू में, जहां के कैलाश चौधरी भी है, जहां के उमेदराम भी है और जहां के हरीश चौधरी भी है। तीनों 82.15% वोटिंग बायतू की। यह वोटिंग अगर उमेदराम के पक्ष में जाती है तो उमेदराम यहां से लीड लेते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर देखें बाड़मेर में, अगर देखें शिव में, जहां की विधायक है, ठीक है, सिवाना में कम वोटिंग है, बहुत कम है। इवन बाड़मेर का परसेंटेज अगर किसी ने और गिराया तो वो सिवाना ने गिराया है। बाड़मेर के प्रॉपर से 12% कम वोटिंग यहां है, 63.68%। सिवाना में प्रवासियों की संख्या ज्यादा है, तो मुझे लगता है प्रवासी इतने आए नहीं। ठीक है, तो यह चीज जो है कि सिवाना में कम वोटिंग हुई है, तो यह रविंद्र सिंह का इलाका माना जाता है। यहां एक सिंपैथी, तिहरी सिंपैथी उसे कह सकते हैं। पहली 2014 वाली रविंद्र सिंह के पक्ष में थी कि जिस तरह से जसवंत सिंह जसोल हारे, लोगों को लगता था, उनके पक्ष वाले लोगों को, कि भाई जसवंत सिंह हारे तो रविंद्र सिंह को एक वो मलाल था। फिर 2019 में मानवेंद्र सिंह हारे तो वो मलाल था। फिर 23 में भी मानवेंद्र सिंह जहां से हारे वो सिवाना था। तो यहां अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो रविंद्र की लीड यहां भारी होती। लेकिन यहां अभी भी मामला उलझा हुआ है, धरने पे बैठ रहे हैं, चर्चाओं में लगातार बने हुए रविंद्र सिंह। अगर सीमांत सीटों को देखें तो बाड़मेर में, गुड़ामलानी में, जैसलमेर में और शिव में अच्छी पोलिंग है। जैसलमेर में 80% के आसपास पोलिंग है। अगर जैसलमेर और शिव से ये जो पोल है ये पक्ष में आता है रविंद्र सिंह भाटी के, तो निश्चित तौर पे वो यहाँ स्थिति अपने पक्ष में करने की स्थिति में है। लेकिन चुनाव जो है वो खास करके कल का चुनाव देखा गया, उम्मेदराम वर्सेज
रविंद्र सिंह भाटी। कैलाश चौधरी यहाँ जमानत बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था प्रदीप जी, अगर जैसे आज हम देख रहे हैं, खबर लगातार बनी हुई है कि रविंद्र सिंह भाटी बैठे हुए धरने पे बैठे हुए, बालोतरा एसपी ऑफिस के बाहर बैठे हुए, कह रहे हैं उनके लगातार, क्या देख रहे हैं कि अगर क्या इसका आगे का इस तरीके में ऐसी चीजों में क्या होता है, आगे प्रोसेस क्या होता है? उनको लगता है कि मैंने आपको एक बार पहले भी उदाहरण दिया कि कार्यकर्ता को ये लगना चाहिए कि नेता मेरे लिए। मैंने आपको मॉस्को का उदाहरण दिया था लेनिन के लिए कि बिल्कुल बिल्कुल लास्ट लाइन में बैठा हुआ मजदूर कहता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो मेरे लिए कर रहा है। तो नेता हमेशा वो दिखाने की कोशिश करता है। हरीश चौधरी भी कल नाराज हुए थे, वो भी खड़े थे। तो एक रूटीन प्रोसेस है, धरने पे बैठना, फिर उठना, तमाम चीजें ये। अच्छा, चलिए अगली सीट बात कर लेते हैं, जोधपुर की बात करते हैं। हाँ, जोधपुर सीट है मारवाड़ की। कैबिनेट मिनिस्टर लड़ रहे हैं वहां से, गजेंद्र शेखावत है सामने, देखें क्या लग रहा है स्थिति, आप क्या देख रहे हैं? सर, जोधपुर में जो मतदान हुआ है उसमें 5% वोटिंग पिछले मुकाबले घटी है। और ये 5% अगर कांग्रेस की ओर जाता तो दिशा तय कर सकता या है, भाजपा की ओर जाता तो दिशा तय कर सकता था। निश्चित तौर पे 22 लाख के आसपास वोट हैं और 1-1.25 लाख वोट कम पड़ते हैं। और लगातार हम बात कर रहे हैं कि वोटिंग कम होना कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाता है। जी जी बिल्कुल। और जोधपुर की अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध कहां था? शेरगढ़ बाबू सिंह ने किया था सबसे पहले। वहां महज 60% वोटिंग हुई है। ओके। सबसे कम अगर बाड़मेर जोधपुर में देखी जाए। सेकंड नंबर फलोदी सीट है जहां पब्बाराम बिश्नोई विधायक हैं। लूनी में भी कोई खास नहीं है, 63.84। पोखरण में एक जबरदस्त वोटिंग हुई है जहां मुस्लिम वोटर बड़ा है। प्रतापपुरी वहां महंत है, राजपूत और मुस्लिम 2 ही वोटर हैं। तो यहां वोटिंग बढ़ने की वजह क्या? क्योंकि मुसलमानों ने बड़ा एग्रेसिव होकर वोट दिया है इस बार। खास करके आप अगर सरदारपुरा देखें, अशोक गहलोत वाला एरिया, तो वहां 64% है। सूरसागर जहां मुस्लिम प्रत्याशी रहे हैं, जीजी लड़ती थी चुनाव, वहां 68% वोटिंग है। तो जोधपुर तो अपने हिसाब से क्या डिसाइड करता है, क्योंकि जोधपुर का चुनाव भी फंसा हुआ है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी टीम ने लास्ट टाइम में गजब का कवरअप किया है। पंगे जैसी स्थिति वहां भी आई। करण सिंह उचाड़ा रात को वहां भी धरने पे बैठे थे। अच्छा, चलिए अगली सीट बात कर लेते हैं। जब हाई प्रोफाइल सीटों पे बात ही कर रहे हैं तो कोटा। हाँ, कोटा तो क्या कहते हैं वो, ओम बिरला जी का परसेंटेज कोटा में भी बढ़ा है। जिन सीटों पे बढ़ा है वहां परसेंटेज कोटा में भी अच्छी पोलिंग हुई है। मतलब चुनाव गजब का लड़ा गया है। लेकिन वोट गए किधर हैं? वहां वो कास्ट इक्वेशन वाला मामला है कि मीणा अगर गुजरों के साथ चले गए, मुस्लिम वोट और एससी वोट कांग्रेस का मिलता है कांग्रेस को, तो यहां स्थिति अलग है लोकसभा चुनाव में। तो देखना है कि क्या, क्योंकि पिछला चुनाव जो है वो अलग तरीके से था। इस चुनाव में ओम बिरला को चुनौती मिली है प्रहलाद गुंजल से। और कहा जा रहा है कि हाड़ौती का चुनाव वसुंधरा राजे लड़ रही थी। ये वसुंधरा राजे झालरापाटन से बाहर नहीं निकलती है। प्रहलाद गुंजल उनके खासम खास रहे हैं। ऐसे में यह है कि यह सीट अगर बीजेपी गंवा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। प्रहलाद गुंजल जो है उन्होंने गजब का चुनाव लड़ा है। लेकिन अभी भी सारा कुछ डिपेंड करेगा रिजल्ट पे। तो इस चुनाव पे, इस सीट पे गजब का चुनाव हुआ है। सबको 4 जून को खबर एग्जैक्टली। बूंदी में कांग्रेस के विधायक है, 71% वोटिंग है। लाडपुरा में बीजेपी के विधायक हैं, कल्पना देवी जो कोटा पूर्व राज परिवार की महारानी है, 72% पोलिंग है। सबसे ज्यादा रामगंज मंडी में पोलिंग है जहां मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री जहां से आते हैं। पीपलदा में अच्छी वोटिंग है, 69.68। कोटा साउथ संदीप शर्मा, कोटा नॉर्थ, यहां कोटा नॉर्थ और केशोरायपाटन और बूंदी, केशोरायपाटन और कोटा नॉर्थ में 70% से कम पोलिंग है जहां कांग्रेस के विधायक है। केशोरायपाटन में सीएल प्रेमी हैं और कोटा नॉर्थ के अंदर है विधायक शांति धारीवाल खुद। तो यह देखने वाली चीज है कि कौन सा वोटर नहीं निकला, कौन सा निकला। कोटा में पोलिंग अच्छी हुई। चलिए अगली सीट पे बात करते हैं। राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जी चित्तौड़गढ़ के सीपी जोशी जी, क्या लग रहा है सीपी जोशी, वहां का क्या स्थिति देख रहे हैं? सीपी जोशी सीट जो है वो बीजेपी इसको सुरक्षित मान रही है निश्चित तौर पे। और चुनाव उन्होंने भी अच्छा लड़ा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है? वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, 4% के आसपास वोट कम है। लेकिन उनकी लीड 5.5 लाख की थी पिछली बार। अच्छा, तो यह बड़ी चीज है। लेकिन यहाँ जहां से चुनाव लड़े थे जो प्रत्याशी थे सामने, उदयलाल आंजना, निम्बाहेड़ा में सबसे ज्यादा 75.5% पोलिंग हुई है। तो चुनाव तो गजब का लड़ा गया है। राजपूत वोट किस तरफ गया, एसटी वोट किस तरफ गया, यहाँ डिसाइड हो जाएगी। वो कर लेंगे राजपूत और एसटी वोट। लेकिन मुझे लगता है कि राजपूतों की जो नाराजगी पहले चरण में थी वो दूसरे चरण में इतनी रही नहीं। नाराजगी से मुझे याद है, आज पुरुषोत्तम रूपाला का मैं बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि मैं स्वीकार करता हूं अपनी गलती, लेकिन
मेरी गलती की सजा, उसका आक्रोश अब प्रधानमंत्री पे निकाले, वो सही नहीं, उस पर पुनर्विचार करें। डायलॉग बीजेपी का, और कैलाश चौधरी ने भी ये कहा मेरी कमियों की सजा प्रधानमंत्री को न दी जाए, तो वो उनके अगेंस्ट गया है बयान कैलाश चौधरी के। चलिए देखना होगा कहाँ जाता है राजपूत इस पर विचार करके। अगली सीट पे हम बात करना चाहेंगे, तो वो जब सीपी जोशी है तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी पे बात, भीलवाड़ा सीट, यहाँ 60% ही पोलिंग हुई है, सीट ही बहुत कम हुई है पिछली बार। जी, यहाँ पे बूंदी की सीटों पे जैसे अच्छी पोलिंग हुई है, लेकिन आप अगर हिंडोली देखें, बूंदी जिले की सीट है लेकिन भीलवाड़ा में 58% पोलिंग हुई है, और बहुत कम पोलिंग है, तो एंथुजियास्टिक नहीं रहा। भाजपा का बड़ा गढ़ कहा जाता है, मिनी नागपुर कहते हैं भीलवाड़ा को, थोड़ा सा कम्युनल मामलों से भी चर्चा में रहता है, लेकिन भीलवाड़ा में इस बार इतना कोई ज्यादा उत्साह देखा नहीं गया। ऐसे में अगर कांग्रेस का कोर वोट बैंक है जो मुस्लिम हैं, SC ST हैं और ब्राह्मण वोट बैंक, क्योंकि कांग्रेस ने पूरे 25 सीटों में एकमात्र ब्राह्मण को टिकट दिया है भीलवाड़ा से, सीपी जोशी को, और कांग्रेस के पुराने नेताओं में से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति चुनाव लड़ा, पुराने सीपी जोशी। उसके अलावा सारे ही लोग कांग्रेस के लिए नए हैं। महेंद्रजीत मालवीय पुराने नेता हैं लेकिन कांग्रेस में आके नए हैं। राहुल गांधी कसवा पुराने नेता है लेकिन कांग्रेस में आके नए हैं। प्रहलाद गुंजल पुराने नेता हैं, कांग्रेस में आके नए हैं। बाकी तो पिछला चुनाव लड़े हुए थे, एक ही व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है, वैभव गहलोत। उसके अलावा सारे नए हैं। करण सिंह उचियाड़ा नए हैं, उमेदराम बेनीवाल इधर आके नए हैं, पार्टी शिफ्ट कर करके आए। गोविंद राम मेघवाल जरूर पुराने हैं लेकिन वो सांसद का चुनाव नहीं लड़े हुए हैं। कुलदीप इंदौरा उधर से विधायक का लड़े हुए थे लेकिन गंगानगर में। अमरा राम जो है वो पुराने नेता हैं लेकिन वो भी गठबंधन के साथ पहली बार लड़ रहे हैं। पुराने नेता ब्रजेंद्र ओला है लेकिन वो विधायक यानी स्टेट लेजिस्लेशन में रहे हैं ज्यादातर। चलिए अगली सीट पे बात कर रहे थे, झालावाड़ से बात करते हैं। झालावाड़, ये झालावाड़ वसुंधरा राजे के बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट बीजेपी की कोर सीट मानी जाती है। यहाँ लंबे टाइम से है। भाया थी, उर्मिला जैन भाया ने ही 2009 में सबसे बड़ी टक्कर दी थी इनको, दुष्यंत सिंह को। दुष्यंत सिंह 2009 में 52,000 वोट से जीते थे। वसुंधरा राजे की सरकार उस वक्त गई थी। ओम माथुर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और यह सीट जो है सीधे तौर पे अगर आप देखो झालावाड़ बाना, तो बीजेपी 9 बार से कंटिन्यू जीत रही है इस सीट को। तो अब ये 10वीं बार होता है या नहीं होता है देखने वाली बात है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया को लेके वहां एक अलग तरह का माहौल रहा। उर्मिला जैन उसको कितना कवर कर पाती हैं वो देखने वाली बात है यहाँ पे। चलिए त्रिकोणीय मुकाबले पे बात करते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर, हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा अगर देखा जाए तो सबसे चर्चित सीटों में से है। त्रिकोणीय मुकाबला, अरविंद डामोर कांग्रेस से, महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी से और भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोथ इटसेल्फ राजकुमार रोथ। यहाँ भी पोलिंग बढ़ी है, 74% के आसपास पोलिंग है। और जहां से राजकुमार रोथ आते हैं 84 सीट से, वहां बहुत कम पोलिंग हुई है, 71% पोलिंग हुई है। अगर सेकंड लास्ट पोलिंग का वहां रहा है कुशलगढ़ में और डूंगरपुर और 84। तो लेकिन जहां से बागीदोरा से महेंद्रजीत मालवीय आते हैं वहां 77% पोलिंग हुई है। बागीदोरा में विधानसभा चुनाव भी था। देखना है क्या रहा होगा, क्योंकि भाजपा ने काफी कवर किया इसको बाद में, कांग्रेस को खड़ा लगे एग्जैक्टली। तो यहां मुझे लगता है भाजपा कांग्रेस, मूल कांग्रेस और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ती हुई सी दिख रही है। अब क्या नतीजा रहता है, क्योंकि राजकुमार रोथ का गजब का परफॉर्मेंस था। राजकुमार रोथ ने बहुत अच्छी तैयारी की। राजकुमार रोथ ने डेमोक्रेटिक पैटर्न में उस तरीके से चुनाव लड़ा जिस तरीके से रविंद्र भाटी ने लड़ा है। लेकिन यह भाव और भावनाओं का चुनाव था, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए थे संसाधनों के साथ में। लिहाजा देखते हैं क्या रहा है, क्योंकि बांसवाड़ा में पोलिंग को लेकर गजब का उत्साह था। चलिए बांसवाड़ा डूंगरपुर के पास एक नजदीक और सीट पड़ती है, उदयपुर। जी, उदयपुर ST के लिए रिजर्व सीट है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरह ही। और यहाँ भी पोलिंग अगर देखें तो सबसे ज्यादा 75% जिस सीट पे पोलिंग हुई है उदयपुर की, वहां से जो मंत्री आते हैं बाबूलाल झाड़ोल सीट पे हुई है। उसके अलावा पोलिंग कम रही है, कहीं 62 है सलूम्बर में, उदयपुर में 65 है। उदयपुर ग्रामीण फूल सिंह मीणा जहाँ से विधायक हैं, 70% के आसपास पोलिंग है। तो ये सीट जो है ये RTO वर्सेज कलेक्टर मामला है, लेकिन यहाँ बीजेपी का गढ़ है। गुलाब चंद कटारिया एक लंबे टाइम तक बिल्कुल यहाँ उदयपुर से मंजू है। पहले किरण माहेश्वरी भी काफी बड़ी नेता रही हैं। तो ये सीट भाजपा, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में गौरव वल्लभ को यहाँ से चुनाव लड़ाया था लेकिन वो नहीं जीत पाए थे। जी हाँ, अगली सीट है सवाई टोंक माधोपुर। हाँ, टोंक सवाई माधोपुर। सुखबीर सिंह जोनापुरिया भाजपा से और कांग्रेस से हरीश मीणा जो कि DGP रहे हुए हैं। यहाँ पोलिंग नहीं हुई, पता नहीं क्यों। सबसे कम प्रदेश में कहीं पोलिंग हुई, कितना गया सबसे कम, तो वो 56% पोलिंग, 56.58% टोंक सवाई माधोपुर से। और इवन
सबसे ज्यादा यहाँ पोलिंग वहां हो रही है जहाँ टोंक से ही पोलिंग है, जहाँ सचिन पायलट विधायक हैं। सचिन पायलट खेमे के ही ये हैं, क्या नाम इनका, हरीश मीणा। तो 59.69% यहाँ देवली उनियारा में हुई है पोलिंग। और सवाई माधोपुर में भी कम पोलिंग रही है। किरोड़ी मीणा का भी प्रभाव है। मीणा वोट बैंक अगर मान लीजिए ईमानदारी से गुजर को वोट क्यों करेंगे, जबकि गुजर मीणा आमने सामने है। गुजर मीणा, तो वो कोटा और इनका जो कोरिलेशन लग रहा था, मुझे लगता नहीं हुआ होगा जिस एग्रेशन से। बात है कि दूसरी जातियों पर डिपेंड करेगा, जिसमें मूल ओबीसी हैं, जिसमें राजपूत हैं, जाट वोटर हैं। देखना है क्या नतीजा रहता है। मालपुरा में जैसे कन्हैयालाल चौधरी जहाँ से मंत्री हैं, निवाई जहाँ एक बड़ी सीट है, पोलिंग वहाँ बहुत कम हुई है। अगली सीट है अजमेर। हाँ, अजमेर भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी का मुकाबला था। 60% के आसपास पोलिंग हुई है अजमेर। पोलिंग यहाँ पर भी कम मानी है। हाँ, अजमेर लंबा चौड़ा क्षेत्र हो गया। और दूसरा, मतलब जिस तरह का उत्साह बांसवाड़ा बाड़मेर में नजर आया, वैसा बाकी सीटों पे बिल्कुल नजर नहीं आया। कई जगह तो बाड़मेर से 20% कम पोलिंग है। मतलब क्या, टोंक सवाई माधोपुर देखो, बाड़मेर में 76% के आसपास पोलिंग है, उसके 20% का, और 56% टोंक सवाई माधोपुर में है। तो कुल मिला के राजस्थान का जो इलेक्शन है वो अजमेर में भी भाजपा मूल की ही सीट मानी जाती है। पुष्कर वाला मामला देख लीजिए, या विधायकों की संख्या देख लें, पुराना इतिहास देख लें। रावत बेल्ट जो है, रावत वोटर, चाहे वो सुदर्शन सिंह रावत हो ब्यावर से, ब्यावर हालांकि इस बार राजसमंद का है, लेकिन रावत वोट बैंक को लगता है कि हमारे ज्यादातर विधायक इधर से, तो कास्ट नेताओं के उसमें जाती है। चाहे वो यहाँ पे देखिए आप, पुष्कर से जो विधायक हैं, तो ये सारा एक कास्ट का बड़ा प्रभाव पड़ता है। गुजर वोट बैंक उधर किधर कितना शिफ्ट हुआ है, क्योंकि भागीरथ चौधरी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और छवि उनकी एक सरल नेता की है। तो ऐसे में दूसरा बिजनेस कम्युनिटी जो है किशनगढ़ की, वो किस और गई हैं, क्योंकि हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो उनके प्रति एक सिंपैथी भी है भागीरथ चौधरी के प्रति, कि विधानसभा हारे हुए चुनाव 2 सांसदों के टिकट दिए थे बीजेपी ने, एक भागीरथ चौधरी को दिया, दूसरा ज्योति मिर्धा को दिया। अब देखना है क्या नतीजा रहता है। लेकिन अजमेर में पोलिंग कम हुई है निश्चित तौर पे। चलिए आखिरी से राजसमंद वही पुरानी सीट है, और ये वो सीट है जहाँ 8 के 8 विधायक बीजेपी के हैं। और नाथद्वारा, राजसमंद, भीम, ये जो सीटें हैं, कुंभलगढ़, ये राजसमंद जिले की सीटें हैं। यहाँ पोलिंग बढ़िया हुई है। कुंभलगढ़ में जरूर 55% ही रही, लेकिन डेगाना और ये जो आप मेड़ता सीट है, यहाँ थोड़ी कम पोलिंग रही है। नागौर जिले की एक पाली जिले की सीट है और बाकी ब्यावर की हैं। तो यहाँ वो पूर्व राज परिवार वाला राजपूत वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में प्रदेश में सबसे ज्यादा राजपूत वोट बैंक है। रावत प्रत्याशी वहां सामने खड़े हैं। अब गुर्जर जो है, उनके पक्ष में रावत ने टिकट छोड़ दिया था, सुदर्शन रावत ने, तो वहां दामोदर गुर्जर लड़ रहे हैं। तो रावत वोट बैंक राजपूतों के साथ जाएगा या गुर्जरों के साथ, क्योंकि पुराना मामला रहा है, अच्छा एक रिलेशन रहा है, चाहे अजमेर में रासा सिंह रावत के समय रहो या सुदर्शन सिंह रावत के जीतने का मामला रहा हो भीम से। तो यह सारा जो है वो एक पिछले चुनाव में जीतने का, इस बार नहीं विधानसभा चुनाव। तो देखते हैं क्या राजसमंद, मुझे लगता है कि बीजेपी का पलड़ा यहाँ थोड़ा भारी रहा है। जिस तरीके के का विधानसभा में 8 विधायक हैं, लोग उसका इन्फ्लुएंस का फर्क पड़ता है। अच्छा प्रदीप जी, एक टिप्पणी मैं आपसे जानना चाहूंगा। 2 फेज में चुनाव हुए हैं, पहले 12 और अब 13 जी। आप पहले मुझे बताइए, एक एक करके चलेंगे, कि चुनाव की दृष्टि से बीजेपी की इन दोनों फेजों में क्या स्थिति आप थे? पहले फेज में बीजेपी कमजोर रही, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज खासा गिरा। और पहली जो विधानसभा, पहले जो लोकसभा सीटें हैं, उसमें बीकानेर में बीजेपी श्योर शट मान रही थी, टक्कर हुई। सीकर में बीजेपी श्योर शट मान रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि जाट वर्सेस जाट मुकाबला और जाट कांग्रेस की ओर गए हैं बिल्कुल, क्योंकि सुमेधानंद सरस्वती का एक बयान आया था कि साहब जाट हॉस्टलों में आपराधिक गतिविधियां और ये वो, तो उससे कम्युनिटी उनसे नाराज हुई है। सुमेधानंद सरस्वती एक सॉफ्ट नेता के नाते, बीजेपी ने जाट वोट बैंक पे, जिसपे अगर मान लीजिए जाट नेता को अगर किया है, तो सॉफ्ट छवि जिनकी है, तो हिंदुत्व वाली छवि, और ये यहाँ कम्युनिस्ट और वो जो मामला हुआ है, तो अब उसमें देखना है कि अमराराम कितने वोट ले गए। वोटिंग जो हुई है तो उसमें अमराराम का पलड़ा खासा भारी हुआ है। तो कहना गलत नहीं होगा कि इस बार यहाँ परिणाम बदल जाए और राजस्थान को दूसरा कम्युनिस्ट सांसद मिल सकता है अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि 4 जून को क्या लोगों का जो ये मैंडेट दिया गया है वो
बाहर कैसे निकलेगा 4 जून को, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, और 13 तारीख में 13 माफ कीजिएगा 13 सीटों उसके अलावा भी बाकी सीटों पे बात करें, जयपुर ग्रामीण पे टक्कर हुई है, अलवर में टक्कर हुई है, यानी कहीं डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी इस तरह से आगे हो जीत रही है। सीटें हैं जयपुर शहर की जो सीट हैं तो वहां बीजेपी काफी पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस कई जगह पक्ष में है, झुंझुनू है, दौसा है। ये बड़ी कड़ाई चढ़ाई हो, सॉरी एग्जैक्टली बड़ा प्रभावी मामला रहा है यहाँ पे। धौलपुर भरतपुर, बीजेपी धौलपुर भरतपुर में खासा प्रभावी रहा है, लेकिन कुल मिला के जनता के मूड को आप किसी तराजू में नहीं तोल सकते। पब्लिक किस ओर गई है, ये उनका नितांत निजी अधिकार है, और सबसे बड़ा अधिकार है सरकार चुनने का या सरकार बदल देने का। तो इसमें आप और हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अपन शुरू से अगर आप स्टेशन देखेंगे तो अपन कह रहे हैं कि साहब बीजेपी ये कर रही है, तो हम ज्योतिष नहीं हैं, बिल्कुल हम अभी की स्थितियों से एक आकलन करते हैं, जिसको समीक्षा या सर्वे या जो भी रहा है, तो उसके आधार पे, एक मूड के आधार पे। लेकिन व्यक्ति का उस 36 सेकंड के टाइम में कितना मूड कैसा बनता है, वो धूप में खड़ा रहा है लाइन में, बार किसने पानी खराब हो गया कि अब तो बदल दो, बदल दो। उस राजा के रूप में लाइन में नीचे बैठा है, देखिए आप। तो राजा लाइन में है। हाँ, तो राजा को लाइन में बिठाओगे तो फिर अलग स्वैग में होता है बंदा, आप ये देख लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये खेल रहता है डेमोक्रेसी में, व्यक्ति जो है वो अपना, ठीक है, दो पचीड़ लठीड़ ने सब हो जाता है यहाँ तो। अच्छा, एक टिप्पणी और मैं आपकी जानना चाहूंगा प्रदीप जी, कि लगातार प्रधानमंत्री की लगातार रिलीज हुई है, अलग अलग नेता लगातार आए हैं, राजवेंद्र राठौड़ आए, राजपूतों के बयानों को टिकने, गजेंद्र शेखावत है, कंगना है, खली है, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हो, किस तरीके से कवर अप करने का कोशिश किया है? जिनको ये कंगना खली जिनके वहां आए, वो मोदी सरकार के बड़े चेहरे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी मंत्री, पीपी चौधरी देश के विधि राज्य मंत्री रहे, और इनको ये खुद स्टार प्रचारक रहे हैं या हैं, इसके बावजूद इनको स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ी है। तो आप चुनाव को देखिए, जनता के मूड को देखिए। मैं चंद्रशेखर को कोट करता हूं अक्सर, और वो कहते हैं कि संसद के बनाए हुए कानून पड़े रह जाते हैं, उच्चतम न्यायालयों के निर्णय रखे रह जाते हैं, जनता जब बदलना तय कर लेती है तो बदल डालती है। लेकिन अभी अपन कह नहीं सकते कि क्या हुआ होगा, जनता ने क्या तय किया होगा, क्योंकि फैसले को आउट करना और फैसला अभी कोई 4 जून बिल्कुल तय होगा। एक नेता पे मैं आपकी खास कर टिप्पणी चाहूंगा, सतीश पूनिया। इस नेता पर आप इन पहले की 12 सीटों पर और अभी के 13 सीटों पर क्या भूमिका देख रहे हैं? सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी थे, उन्होंने हरियाणा में अपना टाइम दिया है, बहुत नए सीएम बने हैं हरियाणा में, तो कुरुक्षेत्र की सीट खाली करके सतीश पूनिया में खासा संभावनाएं देखती है बीजेपी। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, और उन्होंने भाजपा का स्ट्रक्चर जमाने में तो मदद की, लेकिन खुद की सीट नहीं निकाल पाए। हाँ, वो आमेर से इसलिए हार गए क्योंकि थोड़ा सा कास्ट फैक्टर जो है, जबकि मैं अगर गलत नहीं तो योगी जी भी उनके प्रचार में आए थे। आमेर में वही प्रधान वाला कोई इश्यू था कि वहां बागड़ा ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक है, और वहीं से तय हो गया था कि सतीश पूनिया की सीट मुश्किल में है। तो कोशिशें भी हुई कि सतीश पूनिया मालपुरा से लड़ लें, कुछ भी सतीश पूनिया को मूल सीट भेज दिया जाए सादुलपुर, लेकिन सतीश पूनिया चुनाव नहीं जीत पाए। सतीश पूनिया उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी प्रभावी रहे, लेकिन कई बार नेता का चुनाव जीतना इंपॉर्टेंट। इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में उनकी भूमिका कहीं देख रहे हैं? वो जरूर जालोर गए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी तो गए थे, और हरियाणा का पूरा होने के बाद ही गए होंगे। अच्छा, मैं एक और, क्या बीजेपी में चुनाव हारने के बाद नेताओं के किसी प्रकार से प्रभाव को कम किया जाता है? इस तरह का आप कोई अनुभव आप साझा करें? देखो, बीजेपी पे तो कुछ भी के कम किसका करना है। घनश्याम तिवारी को देखिए आप, एक उदाहरण है कि साहब वो चुनाव नहीं जीत पाए, अपनी पार्टी बना ली, खुली बगावत कर दी, सारा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन वो राज्यसभा सांसद हैं अभी, और कमाल के लेजिस्लेटर। विधानसभा में उस व्यक्ति को पूरा नियम, कार्यप्रणाली, इतिहास, वर्तमान, आप ये देखिए, ग्रंथ, पुराण, वेद सारा कंठस्थ। और वो वैसे लोग जब असेंबली में बोलते थे तो लोग सुनते हैं, उनके पुराने स्पीचेस देख के सीखते समझते भी हैं लोग। ठीक है, तो कांग्रेस, अब अगर पॉलिटिकल बात करें तो कांग्रेस ने 2-3 ये जो चीजें की हैं, ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस ने अमीन खान का सस्पेंशन किया। बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला। मेरा जो सबसे फेवरेट लीडर अगर मारवाड़ में कोई है, जिस व्यक्ति से आप मिलो तो आपको ये लगता है कि ये कांग्रेस ऐसी है, या जिस कांग्रेस का हमें आईना दिखाया जाता है कि साहब शुचिता, लोगों के कल्याण का भावना। मैं उनके घर गया था नवंबर माह में, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे। मतलब एक लंबे समय तक मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, 5 बार का विधायक, 10 बार विधानसभा चुनाव लड़ा,
उस इलाके का मुसलमानों का बड़ा नेता और मुसलमान वहां पे प्रभावशाली और जिसकी 10 जनपद तक में एंट्री है, वो व्यक्ति बड़ा सहज सरल और एकदम सिंपल व्यक्ति, कमाल का बोलना। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को क्या देती है, जाहिदा को पाठ्य पुस्तक मंडल का मंत्री बनाया, मुसलमानों को किताबें नहीं छपवानी है, आप हमें वक्फ यानी कब्रों वाला महकमा देते हैं, तो मुसलमानों को आप मंत्री के तौर पे क्या दे रहे हैं, वही डिपार्टमेंट दे रहे हैं कि जिससे दूसरी कम्युनिटी तो जुड़ ही नहीं रही है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं देखा जाए तो उस पे अमीन खान का सस्पेंशन होने का कारण क्या? कारण वो खुले तौर पे बगावत की। उन्होंने कहा, जाट राजनीति को लेके बात कही कि बाड़मेर में किस तरीके से कांग्रेस को खा गई जाट राजनीति, उनके शब्द थे। तो पार्टियां तो उस पर ऑब्जेक्शन करेंगी, लेकिन 85-86 साल के उम्र दराज नेता का इस तरह से सस्पेंशन होना, पार्टी का अपना रूल होता है। और पुराने लोगों को अगर इस पे सस्पेंशन करते रहेंगे तो देखो, उनको रूल्स और रूल ऑफ लॉ तो दिखाना ही पड़ेगा, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि साहब कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटे से छोटे नेताओं में देखे, बालेंदु शेखावत का भी सस्पेंशन किया है। बालेंदु शेखावत के पिता विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, इस बार श्रीमाधोपुर से चुनाव हार गए दीपेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट खेमे के रहे हैं। तो वहां क्या है कि बालेंदु को जिस तरह से सस्पेंड किया है, तो उनको कई सारे कारण रहे, उसमें एक कारण ये भी रहा कि अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ जाके प्रचार किए, तो सलट गया। यही है, मैं महाराष्ट्र में भी देखता हूँ, मुझे याद आता है संजय निरुपम, अभी लेटेस्ट में उनको कांग्रेस से ना निष्कासित किया गया है। तो इस तरह के कई किस्से सामने आते हैं कि कांग्रेस अब किस तरीके से अपनी कार्यभार निभा रही। अच्छा, एक और मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा। बीते दिन कल ही अशोक गहलोत का एक बयान आया है, उनके पूर्व ओएसडी जो रहे हैं प्रमुख लोकेश शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आया है। लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फोन टैपिंग का जो मामला था, उनकी मुख्य आरोप उन्होंने अशोक गहलोत पे लगाया लगातार लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कहा है अशोक गहलोत ने अपने बयान में कि ना हमारी गवर्नमेंट ना किसी और पार्टी की गवर्नमेंट यानी बीजेपी आज तक फोन टैपिंग करा ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऑफिशियल्स अपने लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सके। इस तरह के बयान, लॉ ये है कि फोन टैपिंग कराया जा सकता है। अशोक गहलोत का विधानसभा में स्पीच अगर पढ़े, मीडिया में दिए गए बयान ऑन रिकॉर्ड लीगल वो नहीं होते हम, लेकिन विधानसभा वाले अगर सुने तो अशोक गहलोत उसमें कहते हैं कि अनलॉफुल नहीं होती टैपिंग, टैपिंग लॉफुल तरीके से करवाई जा सकती है और लॉफुल तरीके से हुई है। लेकिन अगर लॉफुल तरीके से टैपिंग हुई है और वो अगर किसी सब्जुडिस इशू का पार्ट बनती है, सरकार गिराने की कोशिश है, आपने मुकदमे दर्ज किए हैं किसमें, देशद्रोह की धारा में, देशद्रोह की धारा में, तो फिर वो पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई वो टैपिंग? यही प्रश्न है, बड़ा सवाल है। तो एक चीज ये है, लोकेश शर्मा जो कि हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में गए हुए हैं कि साहब गजेंद्र सिंह शेखावत ने वहां के दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा कर रखा है, मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही। दिल्ली पुलिस 8-10 बैठकों के बावजूद लोकेश शर्मा से वो पेन ड्राइव और लैपटॉप नहीं निकलवा पाई। दिल्ली पुलिस की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह है या प्रश्न चिन्ह है लोकेश शर्मा की टाइमिंग पे कि इसी वक्त चुनाव से वक्त जब वैभव गहलोत यानी कि अशोक गहलोत के बेटे का रिजल्ट इलेक्शन दूसरे दिन है और आप ये निकाल रहे हैं, तो पॉलिटिकल है ये मामला। क्या एक सब्जुडिस मैटर के एविडेंसेस इस तरीके से मीडिया में आप लाए हैं बिना कोर्ट के उसमें, तो आप अगर एविडेंस एक्ट को देखें या उसके बाद आए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वेरियस फैसले देखें, जिसके आधार पे इस मामले की लीगल जिम्मेदारी तय होगी। लीगल जिम्मेदारी तय करने के लिए राजेंद्र राठौड़ ने आज लेटर लिखा है 2 पेज का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। तो कैसे होगा? अंतिम फैसला तो यह है कि सजा पे जाए ना। बिल्कुल, अगर सीएम ने किया है तत्कालीन सजा मिले, नहीं किया है तो उनके खिलाफ जिन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया है उनको, और जिस तरीके से स्टेट को डिसबैलेंस किया है, लोग अपना राइट तय कर रहे हैं उसको किया है, तो उनके खिलाफ हो कार्रवाई, लेकिन हुआ नहीं। चलिए, कार्रवाई तो होगी जब होनी होगी, लेकिन एक बात आपको हमें बतानी है कि आपको हमारी ये बातचीत कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में बताइए और सब्सक्राइब करिए थिंक 360 को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हम फिर आएंगे अगली बातचीत के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।